चल अब अपने पाँव से ये कलश गिरा और अंदर आ जा। पता है ना कि कौन से पाँव से कलश गिराना है? जी माँ जी पता है। हाँ कितनी सुंदर बहू है। वैसे ममता, खानदान कैसा है तेरी बहू का? मेरा मतलब दहेज वहेज कैसा दिया? तुम्हारी टक्कर के तो लोग हैं ना। अब बस दहेज का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, जैसा भी दिया रखना पड़ गया। वैसे दहेज ऐसा है कि मैं एक आंख देखना भी पसंद ना करूं। दहेज के नाम पर धब्बा है धब्बा। ममता ऐसे ही पूर्वी के सामने उसके दहेज की बुराई करने लगी, लेकिन पूर्वी कुछ भी नहीं बोली और अपने होठों को सिलकर अपने गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। पूर्वी ममता की बहू थी जिसकी आज ही शादी हुई थी। पूर्वी का परिवार गरीब था जबकि ममता बेहद ही अमीर औरत थी और यही वजह थी जो ममता पूर्वी के दहेज की बुराई कर रही थी। ऐसे ही अगले दिन। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। कैसी नींद आई खजाना दहेज पर? माँ जी आप मुझसे मेरे हाल चाल पूछ रही हैं या मुझे ताना मार रही हैं? जो मर्जी समझ। वैसे पूर्वी तेरे परिवार वालों को सस्ता सा दहेज देते हुए शर्म नहीं आई? अरे मेरे इस महंगे घर में तेरे दहेज की कोई औकात नहीं है, लेकिन मैंने बस उसे पता नहीं क्यों रख लिया। ऐसे सामान को तो मैं लात भी मारना जरूरी ना समझूं। माँ जी ऐसे क्यों बोल रही हैं? मेरे माँ बाप ने वो दहेज अपनी खून पसीने की कमाई से बनवाया है। अच्छा ऐसे ना बोलूं तो और क्या कहूँ उस कबाड़ के ढेर को? ना उसकी लकड़ी अच्छी है ना ही कुछ और। अरे लकड़ी का दहेज दे रहे थे तो कम से कम चंदन की लकड़ी से तो सामान बनवाना चाहिए था ना, नहीं तो लोहे या स्टील का बनवा देते। माँ जी जितना मेरे माँ बाप के बस में था उन्होंने किया। ऐसा करने से तो कुछ ना करना अच्छा था। बेकार का सामान देकर नाम करके बैठ गया कि बेटी को दहेज दिया है। अब ज्यादा यहाँ खड़ी होकर मुझसे मगज मत मार। जा जाकर अपनी पहली रसोई कर। ममता की बात सुनकर उदास सी पूर्वी अपनी पहली रसोई की रस्म करने रसोई में आ गई। पूर्वी को खाना अच्छे से बनाना आता था, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उसने काफी कुछ बना दिया। और ऐसे ही कुछ देर बाद, भाई वाह बहू, खाना खाकर मजा ही आ गया। हर चीज में ऐसा स्वाद आ रहा है जैसे बाहर का कुछ खा रहे हो। सच में लाजवाब। वाह भाभी मौज कर दी। माँ मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढ कर लाना जो मुझे इतना ही स्वादिष्ट खाना बना बना कर खिलाए। तेरे लिए ऐसी गरीब जादी थोड़ी ही लाऊंगी, तू तो मेरा युवराज है। तेरे लिए तो महलों से किसी राजकुमारी को ही लेकर आऊंगी जिसकी क्लास और स्टैंडर्ड सब कुछ हमसे मिलता होगा और जो दहेज वहेज भी हमारे हिसाब से लाए। इसकी तरह कूड़े का ढेर तो ना लेकर आए। ममता की बात सुनकर सभी कुछ देर को शांत हो गए और फिर लोकेश बोला, ममता तुम फिर बहू के दहेज पर आ गई। देखो ममता, बहू के माँ बाप गरीब हैं। जितना उनका हिसाब था उन्होंने कम से कम अपनी बेटी के लिए उतना तो किया। इस तरह अब तुम पूर्वी बहू का पीछा मत घेरो। आपको तो मेरे ही अंदर कीड़े नजर आएंगे। एक दिन की आई हुई ये सभी के लिए सगी हो रही है। वो बात नहीं है ममता, मैं बस तुम्हें। मेरी ही गलती है, मेरे ही सर पर सींग है जो मैं इसके सामान को कुछ भी बोलती हूँ। सारी मेरी गलती है। जाइए, मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। ममता ऐसे बोलती हुई गुस्सा करते हुए अपने कमरे में चली गई। ममता की वजह से किसी ने अभी पूर्वी का पहली रसोई का खाना नहीं खाया। अरे मेरी तो इस औरत ने भूख प्यास सब मार दी है। बस इसके नखरे देखते रहो। बाबा खाना तो खा लीजिए। अरे सभी क्यों टेबल से उठ रहे हैं? पूर्वी की पहली रसोई को भी किसी ने एंजॉय नहीं किया, जिसकी वजह से पूर्वी को रोना आ गया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अब पूर्वी की शादी को लगभग 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अभी तक भी ममता पूर्वी के दहेज से संतुष्ट नहीं हुई थी। आज भी ममता का रवैया पूर्वी के साथ पहले दिन जैसा ही था। आज के दिन पूर्वी ममता और ऋषिका के साथ मॉल आई हुई थी। मम्मा देखना मैं कौन सा ड्रेस लूं, ये येलो वाला या फिर रेड? दोनों ले ले, दोनों ही अच्छी लग रही हैं। माँ जी देखना ये साड़ी कैसी है, मैं ये ले लूं? तू ये साड़ी लेगी किसके पैसों से? माँ जी मैं पैसे घर से ही रख कर लाई हूँ। मेरे बेटे के पैसों से तू ये महंगी साड़ी खरीदना चाहती है? अरे ऐसे ही अगर तू अपने मायके वालों से महंगे दहेज को कह देती तो तेरा क्या घिस जाता। अपने घर से कूड़ा लाई है और मेरी अमीरी से हीरा लेना चाहती। तेरी औकात नहीं है और ना ही तेरा हक है मेरे बेटे के पैसों पर ऐशो आराम से रहने का। जा, कुछ नहीं दिलाऊंगी तुझे यहाँ से। जिस लेवल का तू दहेज लाई है उसी लेवल की मार्केट से शॉपिंग करना, इस मॉल से नहीं। ममता ने छोटी सी बात पर ही पूर्वी को बहुत कुछ सुना दिया, जिसे सुनने के बाद पूर्वी और ऋषिका दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। लेकिन पूर्वी अपनी सास से कुछ भी अलपल नहीं बोली और बिना कुछ खरीदे ही वो मॉल से वापस आ गई। ऐसे ही अगले दिन, स्वागत है, आओ आओ। वैसे मुझे तुम दोनों से शिकायत है, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स होने के बावजूद तुम मेरे बेटे की शादी में नहीं आई। हाँ यार, बस घर से निकलना ही नहीं हुआ, हमें खुद अफसोस है। वाह ममता, सो नाइस, तूने तो सारा ही घर रेनोवेट करवा डाला। अमेजिंग, कितना सुंदर काउच है, तेरी बहू के दहेज में आया होगा ना? दहेज का तो बस नाम किया मेरे बहू के फकीर चंद घर वालों ने। दहेज के नाम पर सस्ती लकड़ी का कबाड़ा भेज दिया। ये सोफा तो मेरे ही बेटे की कमाई का है। मेरी बहू तो जैसे खुद गरीब जादी है वैसा ही दहेज लाई। ऐसे क्यों बोल रही है? जैसे जिसका हिसाब होता है वो उतना ही कर देता, और तू तो इतनी अमीर है, तुझे दहेज वहेज से क्या? तेरी तो बस बहू अच्छी होनी चाहिए ना। तुम दोनों मेरी बेस्टीज हो, कम से कम तुम तो मुझे ना समझाकर मुझे समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, तू बता तेरी क्या शिकायत है, हम सब सुन लेंगे। अपनी सहेलियों से भी ममता ने पूर्वी के दहेज की बहुत ज्यादा शिकायत की, जिनको पूर्वी ने भी सुन लिया। माँ जी ये क्यों नहीं समझती कि मेरे माँ बाप ने मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से बेस्ट चीजें दी हैं, उन्हें मुझसे शिकायत ही क्यों होती है? माँ जी अपनी सहेलियों से भी मेरे गरीब माँ बाप के बारे में ही बातें कर रही हैं। पूर्वी बेचारी ने रोते रोते अपने सास और उसकी सहेलियों के लिए नाश्ता बनाया और उनके आगे लगाया, लेकिन ममता के बारे में एक गलत शब्द नहीं निकाला।
रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था और हर एक दिन के साथ ममता की नफरत पूर्वी की दहेज को लेकर बस बढ़ने पर ही थी। ऐसे ही आज के दिन ममता के पड़ोस में शादी हुई और ममता वहां पड़ोस वाली बहू का गृह प्रवेश देखने को गई हुई थी। वाह, इसकी बहू तो कितने महंगे शादी के जोड़े में आई है। वैसे ये गंगा है तो बस मेरे जितनी ही अमीर, लेकिन बहू शायद अमीर घराने से लाई है। अरे ये क्या, ये इतना महंगा और अच्छा, इसकी बहू का दहेज है। ममता अपनी पड़ोस में आई हुई बहू का दहेज देखने लगी। उसके दहेज में महंगा चंदन की लकड़ी का बेड और फर्नीचर था। इससे अलग उसमें एसी, वॉशिंग मशीन, महंगी फ्रिज और बाकी का सामान भी महंगा ही था, जिसे देखकर ममता का मूड खराब हो गया। क्या बढ़िया दहेज लाई है इसकी बहू। भाग खुल गए इस गंगा के तो। एक मेरी बहू है, बस अब बहुत हुआ। उसका दहेज मेरे घर में रखने लायक नहीं है और ना ही मैं रखूंगी। ममता का अपनी पड़ोसन की बहू का दहेज देखकर मूड खराब हो गया। वो दहेज को ही सोचते हुए गुस्से में लाल पीली होती हुई अपने घर आई और घर आते ही उसने एक फर्नीचर वाले को फोन मिलाया। जी जरा जल्दी आ जाना, वो क्या है ना, घर में कचरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। माँ जी किससे बात कर रही थी? कौन आ रहा है? कबाड़ गाड़ी वाला आ रहा है, घर से कबाड़ा निकालने जो तेरे माँ बाप ने भरा है मेरे घर में। माँ जी आप मेरा दहेज बेच रही हो? हाँ बेच रही हूँ। वैसे भी वो दहेज मेरे चांद जैसे घर में किसी दाग से कम नहीं। नहीं 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 माँ जी, ऐसा ना करना। मेरे गरीब माँ बाप ने अपना पेट काट कर मेरा दहेज बनवाया था। चाहे वो जैसा भी है, मेरे लिए मेरी जान से भी प्यारा है। पूर्वी खूब ममता के आगे गिड़गिड़ाई, लेकिन ममता ने एक बार भी उसकी तरफ को नहीं देखा और उसने उसका दहेज बेच दिया। लेकिन अब पूर्वी के सिर पर से भी पानी ऊपर जा चुका था। इस सब के बाद पूर्वी ने घर में हंगामा मचा दिया और उसने अपने पति और ससुर वगैरह सभी को बुला लिया। जिसके बाद, क्यों किया माँ आपने ऐसा? मैं पूछता हूँ क्यों? अरे दहेज कैसा भी था, मेरी बेबी को पसंद था, मुझे भी पसंद था, तो आपने उसे क्यों बेचा? हद हो गई तुमसे ममता। अरे किसी का कबाड़ा किसी का खजाना भी होता है। और क्या कमी थी बहू के दहेज में? देखो ममता, किसी की बेटी को सताने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारी भी एक बेटी है जिसे दूसरे घर जाना है। किसी का वारा किसी पर निकलता है, ये तो तुम जानती हो ना कि बोया है जो काटना पड़ेगा। बस बस कीजिए। अरे सस्ता सा दहेज अगर मैंने बेच भी दिया तो कौन सा बहुत बड़ा पाप हो गया? और इतना ही, अगर इसका दहेज आपको प्यारा है तो मिलाइए फोन और मंगवा लीजिए वापस। ममता की बात सुनकर सिद्धार्थ ने जल्दी से फोन मिलाया और सारा सामान वापस मंगवा लिया, जिससे लिपट कर पूर्वी बहुत रोई। अब इस घटना के बाद ममता को एहसास हुआ कि वो अपनी बहू के दहेज से कुछ ज्यादा ही बैर रख रही थी। आज के बाद से फिर कभी ममता दहेज का नाम जुबान पर नहीं लाई और सब धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। नमस्ते जी, नमस्ते। शादी की डेट पक्की होते ही आपको खबर कर दूंगी। जी जी जरूर, हमें फोन कर दीजिएगा। अरे सरिता, ये तेरे घर पर ट्रक में भरकर कौन आया था? कितने पहलवान से लोग लग रहे थे और तू किसकी शादी की डेट की बात कर रही है? गौरव बेटे की? अरे नाना, मेरी छोटी अर्पिता के रिश्ते की बात की है। और पहलवान लगता नहीं बल्कि पूरा ससुराल पहलवानों से भरा हुआ है। अच्छे घर के खाते पीते लोग हैं तो असर तो दिखेगा ही। तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। अरे तेरी फूल सी बच्ची को तू पहलवानों से भरे ससुराल में कैसे भेज सकती है? अरे अगर गलती से अर्पिता से कोई गलती हो गई ना तो तेरी बेटी को ये पहलवान लोग नहीं छोड़ेंगे। पता चले उठाकर पटक दे। और उसका पति भी पहलवान होगा। बेचारे की अब क्या जिंदगी होगी, कहीं तेरी बेटी एक फूंक में ना उड़ जाए। माँ, क्या सच में मैं अपने ससुराल में जाकर परेशान रहूंगी? वो सब पहलवान है, कहीं मुझे कुछ कर तो नहीं देंगे ना? मेरा क्या होगा मम्मी? अरे कुछ नहीं होगा कौशल्या, तू मेरी बेटी को डरा मत समझी ना। मुझे क्या है, मैं तो बस यही कहूंगी अर्पिता बेटी तू उस ससुराल से बच कर रहना। अब कौशल्या चली जाती है। 3 हफ्ते बाद अर्पित की शादी वीरेंद्र से हो जाती है। शादी की पहली सुबह जब वो सफाई कर रही होती थी तब सोफा खिसक नहीं रहा था। हे भगवान, ये सोफा कितना भारी है, सरक भी नहीं रहा। अब झाड़ू कैसे लगाऊं इसके नीचे? तभी ससुर एक हाथ से पूरा सोफा ऊपर उठा लेता है। ये देख अर्पिता दंग रह जाती है। पापा जी इतना भारी? अरे बहू, हम पहलवान हैं, पहलवान। क्या बहू, तू पहलवानों से भरे ससुराल में आ गई, लेकिन तुझसे ये सोफा नहीं सरक रहा। कोई बात नहीं, हम है ना, कुछ दिनों में तू भी पहलवान जैसी हो जाएगी। वो देख, मेरे तीनों बेटे और पोता कैसे अखाड़े में सुबह सुबह शुरू हो गए हैं। सुरेंद्र बहू को अखाड़े में ले जाता है जहां उसके घर के सारे मर्द भारी बल्ले को हवा में लेकर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जय बजरंगबली, तोड़े दुश्मन की नली। वो मेरे शेर बेटे ऐसे ही भारी चीज उठा और बेहतरीन पहलवान बन। शाबाश बिरजू बेटे। वैसे आज कुश्ती के बाद क्या खाना है? अरे अब बहू आ गई है ना, बहू हमारे लिए बढ़िया बढ़िया देसी घी का खाना बनाएगी। बहुत छाछ वगैरह लेकर आ। और सुन, एक सुबह तुझे छाछ देना है, दूसरी सुबह केसर बादाम वाला दूध और खाने में घी की रोटी, गुड़ और शाम में चिकन चावल। बिल्कुल ठीक बोले तेरे पापा जी बहू। अरे बहू तू आ गई, कुछ और भी रह गया है तो पहलवानों के खाने के मेन्यू में तो बहू को बता दे, नई नई चीज सीख भी जाएगी। पापा जी आप चिंता न करो, मैं अपनी देवरानी को बता दूंगी। अर्पिता जितनी भी सेहत बनाने वाली चीज होती है ना, दाल अनाज चिकन अंडा दूध दही छुआरा, ये सब उनको देना है। और हाँ, अभी 5-5 किलो दही मत देना, कसरत के बाद पीते हैं ये लोग। जी 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 जेठानी जी। बाप रे बाप, मैं ये कहाँ फंस गई? कितना सारा खाना बनाना पड़ता होगा इन लोगों को। अखाड़े में सब लोग कसरत करते हैं। अर्पिता सफाई करके खाने पर ध्यान देती है, जहाँ शोभित अभी उसकी मदद करवाने आ जाती है।
वहाँ वो 10-12 अंडे नहीं, पूरी एक ट्रे उबालकर सुबह का नाश्ता तैयार करती है और सबको बड़े बड़े गिलास का लस्सी दिया जाता है। घर का छोटा बच्चा भी बड़ी लस्सी का गिलास पी लेता है। ये देखकर अर्पिता हक्की बक्की हो जाती है। बाप रे बाप जेठानी जी, आपका छोटा बच्चा भी काफी सेहतमंद खाना खाता है, पहलवान परिवार की तरह। हाँ, 4 साल की उम्र से कसरत और पहलवानी करनी शुरू कर दी थी, तब जाकर इतना सेहतमंद हुआ है और इतना खाने पीने लगा है। अभी तो ये अपने बाप दादा जैसा बनेगा, ताकतवर। देखना तुम्हारा बच्चा भी ऐसे ही पहलवान बनेगा। ये सुनते ही अर्पिता मन में अपने 4 साल के बच्चे को कसरत करता हुआ सोचती है और मुंडी हिलाने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? कुछ देर बाद अर्पिता अपनी जेठानी के कमरे से गुजरती है, जहाँ जेठ जेठानी को पीछे से गले लगाता है तो जेठानी उसे बिस्तर पर पहलवान की तरह पटक देती है। अरे शोभिता, ये तुमने क्या किया? ऐसे कौन पटकता है अपने पति को? मैं पटकती हूँ। जब तुम्हें दिख रहा है मैं काम कर रही हूँ तो परेशान करना जरूरी है। और भूलो मत, तुम्हारी बीवी भी पहलवान है। जब मन चाहा तब पटक दूंगी, समझे ना? हाँ ठीक है, बार बार मत बताया करो कि एक पहलवानी से शादी हुई है मेरी। मैं भी पहलवान हूँ तो मैं भी पटक दूंगा। हाँ तो आ जाओ अखाड़े में, कर लेते हैं दो कुश्ती। ये सुन अर्पिता को सांप सूंघ जाता है और वो कमरे में चली जाती है। बाप रे बाप, मैं तो समझी थी सिर्फ ससुराल वाले पहलवान होंगे, लेकिन यहाँ तो मेरी जेठानी भी पहलवान निकली। मतलब मैं ही हूँ इस घर में जिसे कुछ नहीं आता। वो छोटा सा बच्चा भी इतना बड़ा लस्सी का गिलास एक घूंट में पी गया। अर्पिता तुम क्या सोच रही हो? जरा यहाँ से हटना तो। अर्पिता अपने ख्यालों में होती है। वीरेंद्र उसे जरा सा हाथ लगाकर हटाता है, इतने में वो जोर से अपने बिस्तर पर गिर जाती है। मम्मी, वीरेंद्र तुमने क्या किया? ओह अर्पिता, तुम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने तो बस जरा सा हाथ लगाया था तुम्हें हटाने के लिए। मुझे नहीं पता था तुम इतनी जोर से गिरोगी। पर शुक्र है बिस्तर पर गिरी हो, वरना तुम्हारा सिर फूट जाता। मतलब वो मेरी पड़ोसन आंटी सही कह रही थी। ये पहलवान लोग कहीं सच में मेरा यही हाल ना करते कुछ दिनों में। ये तुम क्या बोल रही हो अर्पिता? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे गलती से हो गया था। तुम इतनी हल्की और हम खाते पीते पहलवान हैं। हाँ, बार बार याद मत दिलाओ कि मेरी पहलवानों से भरे ससुराल में शादी हुई है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। पहलवानों से भरे ससुराल में अर्पिता परेशान हो जाती है। उनका ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना पड़ता है, कभी ज्यादा चिकन तो कभी अंडे उबालने पड़ते हैं और भैंस का दूध तो 10-12 किलो यूं ही चट कर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बेचारी अर्पिता से लस्सी भी मथवाई जाती है। हे भगवान, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अभी तक इस लस्सी से मक्खन ना निकला। मक्खन नहीं निकला तो ये लोग मेरा मक्खन निकाल देंगे। वैसे मेरी